नेक्स्ट टॉपिक इज़ डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये आपके 12th में भी यूज़ होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देना इस टॉपिक को। देखो, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं। मान लो आप किसी एक रूम में बैठे हो, ठीक है, और उस रूम के अंदर चारों तरफ जो दीवार है ना, वो किसी आयरन से बनी हुई है। ठीक है, ये कंडीशन, और आप उसके अंदर बैठे हो, और किसी भी तरीके से ये लगा लो जो आपकी छत है ना, वो एक पिस्टन की तरह है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली नीचे आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो पता क्या कहता है, बच्चे कहते हैं सर हम बाहर निकल जाएंगे। भाई कैसे बाहर निकलोगे, सारी दीवारें हैं आयरन से बनी हुई, बिल्कुल भी लिटिल बिट स्पेस नहीं है। अब अगर छत, जिस रूम में आप बैठे हो, अगर उस छत सारी तरफ से बंद है और छत धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान एक टाइम तो मरेगा, मरेगा ना। ठीक है, मान लो उस रूम के अंदर 2 या 3% बैठे हैं। अब सबको पता है भाई मौत तो नज़दीक आ रही है, मौत नज़दीक आ रही है मतलब बंदा तो मरेगा ही। मरने का मतलब क्या है, तो अब क्या मरेगा, तो मतलब क्या, वेट करो अपनी मौत का, मरना तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हुआ, देखो एक तो यूँ हो जाए, कहते हैं ना बिना लड़े मरने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब है अगर छत आपके नज़दीक तक आ जाए तो तुम क्या करोगे। ऐसा थोड़ी है कि भाई ऊपर से आ जा और कुचल जा और बंदा मर जाए, नहीं। जो उस रूम में जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी पर्सन होंगे, वो क्या करेंगे, अपनी अपनी तरफ से पूरा पूरा जोर लगाएंगे। क्या पता आप इतना प्रेशर लगा दो कि जिस प्रेशर से वो नीचे आ रहा है वो रुक जाए, हो सकता है ना। मतलब कुछ ना कुछ टाइम तक तो आप उसको रोक सकते हो, ऐसा क्या पता है, मैंने बोला है। यानी कि सीधी सी बात है, एक क्लोज्ड, ठीक है, आप समझो ये कोई क्लोज्ड कंटेनर है। अब इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये पर्सन था, ये पर्सन था, और ये पर्सन था, और इधर कंटेनर धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये नीचे आ रहा था। तो इन तीनों ने इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन किसको, इसको रोकने के लिए। तो यही डाल्टन लॉ ने बोला था। डाल्टन लॉ क्या कहता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैस, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, इनका सम, यानी कि द सम ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, ठीक है, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट पार्शियल प्रेशर, ठीक है। यानी द सम ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस प्रोवाइड इंडिपेंडेंटली पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वो किसी टोटल के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, विच इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। ठीक है, यानी कि पीएस, कोई भी टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का लगा लो, ठीक है, एक तरीके से ये ले लिया मैंने, पीएस ले लो, या कुछ भी पी टोटल ले लो, चलो पी टोटल ले लिया मैंने, किसका, P1 का, P2 का, ये P3 का, धीरे 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 करके पता नहीं कितनी सारी गैसेज होंगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में ले लिया मैंने। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस क्या था, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, तो ये P1 है, ठीक है, आपने P1 ले लिया तो ये V1 भी होएगा, n तो कांस्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल भी तो अलग अलग है ना, n r आपने कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू निकालो, P1 इज इक्वल टू N1 RT बाय, ठीक है, V1 हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम। अब ठीक है, अब ये V1 एक काम करो, सबके लिए वॉल्यूम को क्या करो, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लो, तो ये V ले लेते हैं, V1 नहीं लेते हैं, V ले लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम हम एक पर्टिकुलर ले लेते हैं V पे, नॉट V1। तो चलो पुट करो P की वैल्यू, N1/R, ठीक है, T ये V, इसी तरह N2/RT V,
N3/RTV, यानी कि एक कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, N1 प्लस में N2 प्लस में N3, और कॉमन आएगा हमारा RT/V, आगे RT/V, और ये तो हमारा P टोटल है ही, ठीक है। N1 प्लस N2 प्लस N3 ये सारे क्या होते हैं, ठीक है, ये टोटल प्रेशर के लिए हो गया। अब मान लो अगर आप एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए लेते, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे लिया, मान लो मैंने P1 लिया, P1 क्या था मेरा, P1 था N1/R T1, ये इसी के रिस्पेक्ट में मैंने P टोटल ले लूँ तो कैसे निकलेगा, N1 प्लस N2 प्लस में N3 और RT1 ये DV, ये सारा सारा कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। और आपको पता ही है N1 ये आपका क्या बनेगा, N1, ये आपका आएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, N1 प्लस N2 प्लस 3। इसी तरह N2 लेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या चीज़ ड्राइव हो गया, यहाँ से हमारा ये ड्राइव हो गया P1 इजिकल टू X1 P टोटल, यानी कि क्या बात है, जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं अकेला मॉलिक्यूल हूँ तो मेरे ही अकेले, ये 1 मॉलिक्यूल है तो उसका ही मोल फ्रैक्शन की जितना ही तो पार्शियल प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, टोटल का अलग अलग करके निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़, और इसकी एक एप्लीकेशन और निकाली जाती है। एप्लीकेशन क्या है, मान लो देखो कोई वाटर का सरफेस होता है, उसके ऊपर जो गैस में हवा घूम रही होती है, जस्ट वाटर के सरफेस के ऊपर वो मॉइस्चर होती है, ठीक है, मॉइस्चर वाली गैस, और उससे थोड़ा सा और ऊपर चलो तो थोड़ा और मॉइस्चर हो सकता है, और ऊपर चलो तो ड्राई हो सकता है। यानी अगर आपको ड्राई का प्रेशर निकालना है ना, तो जो भी आपका टोटल प्रेशर था माइनस में एक्वस का कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, ध्यान से देखना इसे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो गैसेस के बारे में सबसे पहला पॉइंट देखो, हमको क्या पता है, देयर इज़ ए नॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, यानी कि गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हम उसको ना के बराबर मानते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हम सबको ये पता है, ठीक है, कि पार्टिकल्स ऑफ गैस हमेशा रेंडमली मूव करते हैं, कहीं भी मूव करते हैं, जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो फोर्स ऑफ। थर्ड बात ये कहता है कि जो भी कोलिजन होती है गैस के अंदर वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उनके अंदर एनर्जी सेम ही रहती है। ऐसा नहीं है कि गैसेस के मॉलिक्यूल टकराएंगे। अब आपके रूम में भी अगर कोई गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके रूम में ब्लास्ट हो गया, नहीं, परफेक्टली इलास्टिक है, पहले और बाद में दोनों टाइम एनर्जी कांस्टेंट है हमारी, ठीक है। अब जो इसका पहला पॉइंट डिस्कस कर लो, जो गैसेस होती हैं, ठीक है, आपके रूम में देखो गैसेस चारों तरफ फैली पड़ी है, ठीक है, तो उन्होंने जो उस पर्टिकुलर टाइम पे अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया, और दूसरी बात हम क्या बोलते हैं, गैसेस के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, यानी कि वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, वो नेग्जिबल होता है किसके कंपैरिजन में, गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो गैसेस मॉलिक्यूल अपना क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एक गैसेस मॉलिक्यूल दूसरे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में उनका एम्प्टी स्पेस होता है, उसके कंपैरिजन में वो नेग्जिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, एट पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल हैव डिफरेंट स्पीड। सच्ची बात है, डिफरेंट पार्टिकल होंगे तो डिफरेंट स्पीड रखेंगे, ठीक है। और सिक्स पॉइंट के अंदर हम ये बात करते हैं, जो मॉलिक्यूल है जिसकी वेरिएबल स्पीड है, अगर मॉलिक्यूल की वेरिएबल स्पीड होगी तो ऑब्वियस सी बात है जब वो आपस में टकराएंगे तो उनकी वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। टकराने के बाद अब कोई किसी से टक्कर मारेगा तो दूसरे वाली मॉलिक्यूल की क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एजप्शन ऑफ अ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। तो दो एजप्शन आगे चल के इसके क्या कहते हैं, हमारे जो वंडरवाल इक्वेशन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। क्या वंडरवाल इक्वेशन के अंदर, एक तो वॉल्यूम का यूज़ होता है और एक हमारा प्रेशर का यूज़ होता है। इन दोनों के अंदर वो चेंजमेंट ला देते हैं, ठीक है। तो तभी उनको आगे डिस्कस किया गया था वंडरवाल इक्वेशन का, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।